शिवसेना के जो नेता लोग हैं उनकी बेचैनी दिखाई दे रही है कि वो क्यों बेचैन हैं। उनको डर है कि ये सर्च कहीं उनके घर तक न घुस जाए, या उनका कोई प्यादा न पकड़ा जाए, या उनके बैंक अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो ना पकड़े जाएं, और उसके पीछे एनसीबी के पीछे पीछे कहीं ईडी उनके घर में न घुस जाए। सुप्रीम कोर्ट में उनका मजाक ही बनेगा, कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई संज्ञान ही नहीं लगी, कोई कॉग्निजेंस ही नहीं लगी, और अगर कॉग्निजेंस लेगी भी तो उनकी हद बुरी तरह से पिटेगी। एक लॉयर होने के नाते तो मैं जानता हूँ कि जुडिशल कस्टडी है, और वो जो प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसके अंतर्गत उनको जज के ऑर्डर से उनको कस्टडी में रखा गया है। इनको छोड़ दिया गया तो इनके पिताजी बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, इनको कहीं भगा देंगे, छुपा देंगे, पढ़ा देंगे, ट्यूटर कर देंगे, या इनके थ्रू सबको कम्युनिकेट कर देंगे, तो उस नेक्सस को कैसे कानून पकड़ पाएगा। देखा जाए तो इनको बेल नहीं भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बाहर आकर कहीं ना कहीं एविडेंस को टैंपर करेंगे, गवाहों को धमकाएंगे, कहीं ना कहीं उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ऐसी बेबुनियाद, बेसिर पैर की बातें अगर शिवसेना के कोई कर रहे हैं तो इसका कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये एक मजाक का विषय है, ये कुछ नहीं है। शिवसेना के नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं आर्यन खान को छुड़ाने का, तो इसी सारी चीज़ों को लेकर आज किशोर तिवारी जो कि शिवसेना के नेता हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो जाहिर है कि शिवसेना कहीं ना कहीं ड्रग माफिया को सपोर्ट कर रही है, और अगर गहरे से छानबीन की जाए, हालांकि वो बहुत ही मुश्किल काम है, तो एक नेक्सस स्टैब्लिश हो जाएगा, पता चलेगा इनका एक नेक्सस है, इनके लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये कहीं ना कहीं से फंडिंग ले रहे हैं, या अपना राजनीतिक आड़ में ये कहीं ना कहीं इस पूरे क्राइम में इन्वॉल्व है। जिस तरह की एक्टिविटी शिवसेना कर रही है, वो कोई भी रूलिंग पार्टी किसी क्राइम को लेके ऐसा नहीं करती है। ये कोई पॉलिटिकल क्राइम नहीं है, ये एक ड्रग का मामला है, और बहुत ही फुल प्रूफ केस है। एक सेंट्रल एजेंसी ने पकड़ा है, और क्रूज़ पे पकड़ा गया है, बहुत बड़ी मात्रा में कॉन्ट्राबैंड पकड़ा भी गया है, सबका मेडिकल हुआ है, ब्लड सैंपल में सबके नशा आया है, और एक इंटरनेशनल रैकेट की ओर ये इशारा कर रहा है। जो उनका व्हाट्सएप चैट है वो सारी चीज़ें दिखा रहा है कि ये इंटरनेशनल रैकेट है, जो बाहर से ड्रग यहाँ आता है और वो बंटता है, और शिप पे जो अलग अलग महंगे अमीरजादों को देकर शिप पे बेचा जाता है, उसमें कई तरह के ड्रग हैं। तो ये एक नेक्सस है जो कि बहुत बड़ा पैसा पैदा करता होगा, और शिवसेना जिस तरह से बेचैन हो रही है, शिवसेना के कुछ मंत्री कभी कुछ बोलते हैं, कभी वो इनकी सर्विलेंस लगाते हैं, इनके पीछे लोग घूमते हैं, जो एनसीबी के ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और अब तो हद हो गई कि जो कोई सज्जन है उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा दी है। वो लेटर पिटीशन है, और उसका भविष्य सबको दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में उनका मजाक ही बनेगा, कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई संज्ञान ही नहीं लगी, कोई कॉग्निजेंस ही नहीं लगी, और अगर कॉग्निजेंस लेगी भी तो उनकी हद बुरी तरह से पिटेगी। क्योंकि हमारे देश में जो कानूनी सेटअप है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये अभी भी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ पाते, और ये कानूनन फैसला देते हैं। इनको राजनीति से या किसी आपके चीख पुकार से या मीडिया के जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उससे कोई संबंध नहीं है। वो स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ ही ऑर्डर देते हैं, जजमेंट देते हैं, और कोई भी कार्रवाई करते हैं। सर, यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके से किशोर तिवारी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, याचिका लगाई है, इस याचिका में इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आर्यन खान के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। कौन से मौलिक अधिकारों का हनन दिखाई दे रहा है शिवसेना के नेताओं? देखिए, ये उनको दिखाई पता नहीं कैसे दे रहा है। एक लॉयर होने के नाते तो मैं जानता हूँ कि जुडिशल कस्टडी है, और वो जो प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसके अंतर्गत उनको जज के ऑर्डर से उनको कस्टडी में रखा गया है, और रखा जाना ज़रूरी भी है। वहाँ दो बातें आती है। एक तो है कि ऐसे केसेस में जब भी कोई पकड़ा जाता है तो उसको बेल नहीं दी जाती है। एनडीपीएस का मामला है, इन्वेस्टिगेट होता है, और ये मामला थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि इन लोगों ने एनसीबी ने ट्रैक किया है कि वो चैट पे इंटरनेशनल लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, ड्रग मंगा रहे थे, तो इसकी तह तक तो जाना ही पड़ेगा। इनको छोड़ दिया गया तो इनके पिताजी बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, इनको कहीं भगा देंगे, छुपा देंगे, पढ़ा देंगे, ट्यूटर कर देंगे, या इनके थ्रू सबको कम्युनिकेट कर देंगे, तो उस नेक्सस को कैसे कानून पकड़ पाएगा। इसलिए इनका ये छूटना अभी ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ आता है आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है। अगर इन्हीं हालात में, इसी कंडीशन में, इसी क्वांटिटी के साथ कोई दूसरा आदमी पकड़ा गया है
और उसको 2 साल, 3 साल, 8 महीने बेल नहीं होती है, तो इनके साथ क्या स्पेशल है? कानून के सामने सभी बराबर हैं। और देखा जाए तो इनको बेल नहीं भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बाहर आकर कहीं ना कहीं एविडेंस को टैंपर करेंगे, गवाहों को धमकाएंगे, कहीं ना कहीं उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे, इन्फ्लुएंशियल हैं। तो अभी कस्टडी में रखने से क्या हो रहा है कि जो भी इनकी खुराफात हो सकती है वो बंद है। जो ये शिवसेना के जो नेता लोग हैं उनकी बेचैनी दिखाई दे रही है कि वो क्यों बेचैन है। उनको डर है कि ये सर्च कहीं उनके घर तक न घुस जाए, या उनका कोई प्यादा ना पकड़ा जाए, या उनके बैंक अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो ना पकड़े जाएं, और उसके पीछे एनसीबी के पीछे पीछे कहीं ईडी उनके घर में ना घुस जाए। तो ये एक नेक्सस सुशांत सिंह के केस से चल रहा है, और चूंकि केंद्र सरकार इसको लेके बहुत पर्टिकुलर है, देख रही है, तो ये चीज़ें अब सबके सामने आ रही है और इसी का डर उनको सता रहा होगा। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, याचिका की बात करें, तो याचिका में जिस तरीके से बातें लिखी गई हैं और ये तक शिवसेना के नेता की तरफ से लिखा गया है कि एनसीबी की भी जांच होनी चाहिए, क्या इस बात को सुनेगी कोर्ट या फिर लताड़ पड़ सकती है शिवसेना के नेता को? देखिए, कोर्ट तो सुनेगी। अगर कोई उन्होंने ग्राउंड दिया है, कोर्ट तो एनसीबी को भी बुला सकती है, सीबीआई को भी बुला सकती है, एनआईए को भी बुला सकती है, और कहेगी कि जो ये इनके जो भी इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, एलिगेशंस हैं, अगर कोर्ट को लगेगा किसी स्टेज पर तो वो कहेगी कि इनको इन्वेस्टिगेट कीजिए। और इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर वो झूठे पाए गए तो जिन सज्जन ने तो कोर्ट का टाइम ख़राब किया या झूठे इल्ज़ाम लगाए, उनकी तो दुर्गति हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, चूँकि ये मामला जुडिशियल है और बेल की सुनवाई चल रही है, तो जुडिशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए सुप्रीम कोर्ट इसके बीच में बिल्कुल नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। और सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि जो हो रहा है वहाँ जाइए और कीजिए। एनसीबी की जांच सरकार करेगी, कोर्ट को उससे कोई मतलब नहीं है। एनसीबी में कौन से ऑफिसर आ रहे हैं और वो कैसे पोस्ट होते हैं, सबकी क्वालिफ़िकेशन होती है, सबके रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं। ऐसे थोड़ा है कि सड़क चलते हुए किसी को उठाकर एनसीबी में डाल दिया गया, उनकी ट्रेनिंग होती है और वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ चलते हैं। एनडीपीएस एक्ट उनको गाइड करता है, जो उनके ऑफिस ऑर्डर्स होते हैं, 50 सर्कुलर होते हैं, वो गाइड करते हैं। और चूंकि ये क्रिमिनल मामला है तो इसमें सीआरपीसी से ही वो गाइड होते हैं, इसलिए ऐसी बेबुनियाद, बेसिर पैर की बातें अगर शिवसेना के कोई कर रहे हैं तो इसका कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये एक मजाक का विषय है, ये कुछ नहीं है, और ये कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और अपनी राजनीतिक साख बचाने के चक्कर में ये ऐसे लगे हुए हैं। ये कहीं कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इसको या तो कॉग्निजेंस नहीं लेगी तो इसकी सुनवाई नहीं होगी, और अगर कॉग्निजेंस लेगी तो ये इसको रिजेक्ट कर देगी तभी के तभी। सर, अगर कोई सेंट्रल एजेंसी अगर कोई जांच कर रही है, चीज़ों को पकड़ा जा रहा है, तो बार बार पे ये क्यों कहा जाता है कि जो केंद्र सरकार है उसके कहने पे ये सारी चीज़ें की जा रही हैं? आज जो हमारी सेंट्रल एजेंसी है या फिर और भी, अगर कोर्ट हो, पुलिस हो, इन सारी चीज़ों को लेकर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं सरकार की तरफ? ये तो सब लोग नहीं सवाल खड़े कर रहे हैं, इन सारी एजेंसीज पर सबका विश्वास भी हुआ है। और सेंट्रल एजेंसीज, खासकर जो एनआईए बनाई गई थी, जो कि यूपीए के टाइम में ही बनाई गई थी, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और उनको जो स्वतंत्रता दी गई है, काम का मैंडेट दिया गया, उस हिसाब से वो करते हैं। बड़े क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं और उनके ऊपर कभी भी इस तरह का इल्ज़ाम लगाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी संस्थाओं से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, जनता को लगेगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सरकार होती है उससे अलग हैं ये लोग, और सरकार के लोग भी इसमें पकड़े जाते हैं। अगर किसी के खिलाफ, सरकार के किसी आदमी के खिलाफ कहीं कोई मटेरियल है तो वो भी इसमें पकड़ा जाएगा। इसलिए ये इल्ज़ाम लगाना, सारी एजेंसी तो सेंट्रल एजेंसीज है। अब महाराष्ट्र सरकार के साथ दिक्कत क्या हो रहा है कि उनकी जो स्टेट सब्जेक्ट में लॉ एंड ऑर्डर आता है तो पुलिस उनके अंडर आ जाती है। तो पुलिस से तो वो थोड़े दिन पहले की बात है, 100 करोड़ उगाही का भी खेल करा रहे हैं। तो कौन सी सरकार चल रही है, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, और जनता को किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रूल हो रहा है, ये सबको दिखाई दे रहा है। अब इनकी बेचैनी ये है कि जो ये सेंट्रल एजेंसीज हैं ये इनके हाथ में है ही नहीं, ये इनके कहने से कुछ करेंगे ही नहीं। महाराष्ट्र पुलिस के ऑफिसर से या जो पहले कमिश्नर थे उनसे जो ये रैकेट चलाते थे, लोगों को फंसाते थे, लोगों को उठवा लेते थे, वो सब अब इसके थ्रू नहीं हो रहा है। एनसीबी इनकी नहीं सुनेगी, सुनना भी नहीं चाहिए, सुन भी नहीं रही है। और एनसीबी इन अकॉर्डेंस विद लॉ अपना जो काम कर रही है उससे इनको काफ़ी तकलीफ़ है, और ये हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए, हमारे न्याय सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है।
और ये होना चाहिए और ये खूब खुलकर होना चाहिए, एक एक परत खुलकर सामने आनी चाहिए, तब ये चीज़ें सबके सामने क्लियर होकर आएंगी। एक ऐसा अफसर एनसीबी का ऐसा अफसर जिसकी क्लियर हिस्ट्री दिखाई दे रही है, समीर वानखेड़े, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े करना कि चुटकी भर तुम गांजा ड्रग समझ लेते हो, फिर सितारों की गिरफ्तारी करके अपने आप को फेम बटोर रहे हो। ऐसे लोगों को बार बार जो एजेंसियों की जो जांच है उसमें बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, क्या इनको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता सर? देखिए, ये सवाल उठाने वाले तो मूर्ख है। सबसे पहले अगर कोई चुटकी पर गांजा या अफीम या कुछ भी लेकर आ रहा है तो आप उन पे सवाल उठाइए कि आप कैसे स्टार हैं जो आप अफीम और गांजा का सेवन कर रहे हैं। आप एक क्या आइडियल सोसाइटी को दे रहे हैं। और अगर आप एनसीबी का जो वेस्टर्न जोन, जो मुंबई जोन का देखेंगे एक्टिविटी, तो 20, 22, 25 केस अभी हर साल में वहाँ रजिस्टर होते थे। समीर वानखेड़े के आने के बाद से 80-90 केस वहाँ रजिस्टर हो रहे हैं। इसका मतलब वो ऑफिसर काम कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। और उनकी वजह से जो ड्रग माफिया है, जो कार्टेल है, वो डरा हुआ है और वो अपने राजनीतिक आकाओं को, जो दुर्भाग्यवश अभी महाराष्ट्र में सरकार जिनकी चल रही है, उन आकाओं के थ्रू इसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने की, कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे संवैधानिक स्वरूप के लिए बहुत ही डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। हालांकि ये लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसी शुरुआत करना ही गलत है और इसकी निंदा होनी चाहिए। लोगों को इनको कंडेम करना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और चूँकि वहाँ अभी ये इलेक्शन नहीं हो रहे, इसलिए ये विषय लोग भूल जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लोगों को ये याद रखना चाहिए कि ये सरकार कितना नंगा नाच करती है और कानून को अपनी जेब में लेकर चल रही है। इसलिए आप ऐसी सरकारों को कभी भी ना चुनें। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से एक तरफ सरकार जो है वो बॉलीवुड के तमाम ऐसे ड्रग कार्टेल वाले लोगों को बचाने का प्रयास करती है, बार बार एनसीबी को कटघरे में खड़े करने का प्रयास करती है, दूसरी तरफ ही अपने केसों की बात क्यों नहीं करते? किस तरीके से इनके नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? हाँ, उनको लेके ये जाएं या अपना डिक्लेरेशन करें या जहाँ जहाँ इनके ऊपर केस हैं उसकी ये बात खोल के बताएं कि ये केस मेरे ऊपर है और ये स्टेज है इसकी। इसको अगर गहरे से देखा जाए तो देखेंगे आप कि ये ड्रग कार्टेल, ड्रग का केस इन नेताओं के भी, एक सज्जन है उनके दामाद पे भी चल रहा है और वो सब ड्रग के में फंसे हुए हैं और गहरे फंसे हुए हैं। इनका बहुत बड़ा रैकेट है, इंटरनेशनल रैकेट है। चूँकि बॉम्बे में सी शोर है, पोरस सी शोर है, वहाँ पे चुपके से ये लाते हैं। पहले वहाँ करेंसी का काम होता था, फिर वो आर्म्स का काम होता है। हमको याद है कि बॉम्बे में अटैक, ताज में अटैक कैसे किया गया था, किस रूट से लोग आए थे। तो एक तरह से ये कॉरिडोर क्रिमिनल्स को दे दिया गया है बॉम्बे में, जहाँ से ये लोग जुड़े हुए हैं और ये अपना एक राजनीतिक रसूख बनाकर उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। और अब एनआईए की वजह से, एनसीबी की वजह से या दूसरी सेंट्रल एजेंसीज़ की जांच की वजह से इनको घबराहट होने लगी है कि ये पकड़ा जाएगा और ये पकड़ा भी जाना चाहिए। एक कॉमन मैन के लिए मैं बता दूं कि ये ड्रग कार्टेल, आर्म्स कार्टेल और ये दोनों कार्टेल मिले हुए हैं और ये मिलकर बॉम्बे की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको कब्जा करके रखते हैं। वहाँ पर हमने अक्सर सुना है कि धमकाया जाता है प्रोड्यूसर्स को, पैसा बहुत सारा ब्लैक में लाकर दिया जाता है, अनअकाउंटेड मनी से हज़ारों करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। तो वो सब अब उनको घबराहट हो रही है और केंद्र सरकार जो भी काम कर रही है उससे उनको डर भी लग रहा है कि अगर ये चलता रहा तो देर सबेर कभी न कभी वो सब के सब या तो बेरोजगार हो जाएंगे या वहाँ से भाग जाएंगे या जेल चले जाएंगे। तो इसका डर सता रहा है। धन्यवाद सर।